राधे राधे जी सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपने अब तक जो अपना सिलेबस है उसको अच्छे तरीके से जो मैंने कवर करवाया है उसको कवर कर लिया होगा, क्योंकि मेरी जितनी भी क्लास हैं वो स्टेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो उम्मीद है कि आपने सभी क्लासों को देखकर अपनी तैयारी को बेहतर बनाया होगा। तो आज की क्लास में हम जो क्लास हमारी 8th है उसकी जो नई NCERT है, सिलेबस लगाया गया है मल्हार पुस्तक से। तो आज हम अपनी मल्हार पुस्तक के पहले चैप्टर और दूसरे चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट MCQ हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। मैंने यहाँ पर हमारे जो चैप्टर हैं पहला और दूसरा चैप्टर, उनसे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सबको रखा है। तो आज ये जो क्लास है आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि जो कोई भी क्वेश्चन है वो पार्ट से हमारा छूटे नहीं, और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकते थे, मैंने यहाँ पर सभी को रखा है। तो और आगे भी हम हमारे जितने भी चैप्टर हैं इस जो हमारी क्लास 8 की पुस्तक में लगे हुए हैं सभी के जो MCQ हैं डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरी जो आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। इसके अलावा मैंने क्लास 6 और 7 की NCERT है वो भी पूरी करवा दी है। मल्हार पुस्तक जो अपडेटेड है NCERT का, आप NCERT की साइट पर जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए चलते अपनी क्लास की तरफ, और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा पहला चैप्टर। तो चलिए, पहला जो हमारा चैप्टर है स्वदेश, और गया प्रसाद शुक्ल स्नेही है इसके लेखक। तो पहला क्वेश्चन है, तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ क्लास 8 NCERT पुस्तक का नाम है मल्हार। ठीक है जी। पहला, स्वदेश और इसके जो रचयिता हैं, आपको यहाँ से पहला ही प्रश्न याद रखना है। इसके जो रचयिता है वो कौन है भाई? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। ठीक है। तो स्वदेश जो कविता है वो उसके जो रचयिता हैं, पहला ही चैप्टर जो 8वीं क्लास में लगा हुआ है वो है स्वदेश, और इसके जो रचयिता हैं वो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी। तो अब हम बात करने वाले हैं इनको याद करने की ट्रिक। अब कुछ स्टूडेंट हैं जिनको आराम से याद हो जाएगा, और कुछ हैं कि भाई मैम इतने सारे लेखक होते हैं तो उसमें हमें याद करना है वो कठिन होता है। तो देखिए आप इसको कैसे ट्रिक से याद करेंगे। स्वदेश, तो इसको ऐसे याद कर लो, स्वदेश यानी कि स्वयं का देश। ठीक है। तो स्वदेश यानी कि खुद का देश। तो इसको ऐसे याद कर लो कि हमारे जो स्वयं का देश है उसमें एक गया नाम की जगह है ना। ठीक है। तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। ठीक है जी। बस इसको ऐसे थोड़ा सा याद रख लो, क्योंकि हमें लिखना नहीं है, हमें क्या करना है, हमें पेपर में सिर्फ टिक करके आना है। तो पहला प्रश्न है, स्वदेश कविता के मुख्य रचयिता और कवि कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, सोहनलाल द्विवेदी और जयशंकर प्रसाद। तो क्या हो जाएगा भाई इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। अब मैंने यहाँ आपको बता दूं कि मैंने यहाँ क्वेश्चन के साथ साथ उनकी व्याख्या भी रखी है, ताकि हम उनके विषय में जो महत्वपूर्ण फैक्ट बनते हैं उनको पढ़ सकें। तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी हैं जिन्होंने खड़ी बोली में देश प्रेम की अद्भुत रचनाएं की। अब यहाँ से उनकी जो भाषा है वो पूछ सकता है कि उन्होंने किस बोली में जो देश प्रेम की रचनाएं हैं वो की हैं। तो किस बोली में की है भाई? खड़ी बोली में। ये इंपॉर्टेंट दूसरा क्वेश्चन बनता है आपका। अगला है, कवि के अनुसार किस प्रकार का हृदय पत्थर के समान है? जो दुखी रहता है, जिसमें दया नहीं है, जिसमें स्वदेश के लिए प्यार नहीं है, जो बहुत कठोर निर्णय लेता है। तो बताइए कवि के अनुसार किस प्रकार का हृदय पत्थर के समान है? तो कवि कहते हैं कि वह हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो इसमें इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जिसमें स्वदेश के लिए प्यार नहीं, वो हृदय नहीं बल्कि वो क्या है भाई? पत्थर के समान है। ठीक है। अब हम व्याख्या देख लेते हैं। कविता की मुख्य पंक्ति वे हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें क्या नहीं भाई? स्वदेश का प्यार नहीं के अनुसार, जिस मनुष्य को अपने देश से प्रेम नहीं है उसका जो दिल है संवेदनहीन क्या है भाई? पत्थर के समान है। संवेदनहीन यानी कि जिसके अंदर कुछ भी भावना न हो, संवेदना न हो। अगला है, उस जीवन में कुछ सार नहीं। पंक्ति में सार शब्द का क्या अर्थ है? तो बताइए पंक्ति में सार शब्द का क्या अर्थ है? तत्व या मूल्य अर्थ, सारांश, संगीत या फिर तालाब। तो सार का क्या अर्थ होगा भाई? उस जीवन में कुछ सार नहीं, तो उस जीवन का क्या नहीं भाई? तत्व या मूल्य नहीं। उस जीवन का कुछ भी तत्व, या फिर यूँ कह लो कि उस जीवन का कुछ भी तत्व या मूल्य, या फिर उस जीवन का कुछ भी अर्थ नहीं जिसमें स्वदेश के लिए क्या ना हो भाई? प्यार न हो।
यहाँ लिखा हुआ है सार का अर्थ है जीवन के मूल्यों का, या जीवन के मूल्य या फिर अर्थ से है। जिस जीवन में देश के लिए कोई जोश और उत्साह नहीं है वह जीवन क्या है भाई, निरर्थक। निरर्थक का बिना किसी मूल्य के। ठीक है जी। अगला है जो चल न सका संसार संग पंक्ति के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है। जो चल न सका संसार के संग पंक्ति के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है। संसार के साथ पैदल चलना चाहिए, देश को दुनिया की प्रगति और विकास के साथ कदम मिलाकर चलना होगा, दुनिया से अलग होकर चलना चाहिए, यात्रा करते रहना चाहिए। तो देश, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, देश को दुनिया की प्रगति और विकास के साथ कदम मिलाकर चलना चाहिए। जो चल न सका संसार के संग, तो देश को दुनिया की प्रगति और विकास के साथ कदम मिलाकर चलना चाहिए। कवि का आशय यह है कि देश या समाज दुनिया में हो रहे सकारात्मक बदलावों और प्रगति के साथ नहीं चलता और उसे ऐतिहासिक और संसार भुला देता है। यहाँ पर ये कवि ये बताना चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति क्या नहीं करता, जो भी व्यक्ति जो संसार में सामाजिक या सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं, ठीक है, समाज में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, जो उन परिवर्तन के साथ नहीं चलता, उनके बदलावों में शामिल नहीं होता, प्रगति के साथ नहीं चलता, उसको क्या करते हैं भाई, इतिहास है उसको, इतिहास और संसार उसको भुला देते हैं। वो क्या होता है भाई, संसार में पिछड़ जाता है। तो इसलिए खुद को अपडेट रखना बहुत ज़रूरी है। आगे है कवि ने परवाना शब्द का प्रयोग किसके प्रतीक के रूप में किया है। कीड़े मकोड़ों के लिए, देश के शत्रुओं के लिए, देश पर मर मिटने वाले वीर बलिदानियों के लिए, या पक्षियों के लिए। तो यहाँ कवि ने परवाना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परवाना शब्द का प्रयोग किस प्रतीक के रूप में किया है। तो देश पर मर मिटने वाले वीर बलिदानियों के लिए उन्होंने क्या कहा है भाई, जिस प्रकार परवाना यानी कि पतंगा दीपक की लो पर निस्वार्थ भाव से क्या करता है, जल जाता है, उसी प्रकार देश के जो सच्चे वीर हैं वो मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। क्या तोप नहीं तलवार नहीं पंक्ति में कवि का क्या तात्पर्य है, बताइए क्या होगा। देश के पास हथियारों की कमी है, क्या तोप नहीं तलवार नहीं। केवल अस्त्र शस्त्रों से ही देश प्रेम नहीं होता, बल्कि आंतरिक इच्छा शक्ति और साहस सबसे बड़े हथियार हैं। तोप और तलवार बेकार की चीज़ें हैं, हमें युद्ध बंद कर देना चाहिए। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ख, केवल अस्त्र शस्त्र से ही देश प्रेम नहीं होता, बल्कि आंतरिक इच्छा शक्ति और साहस सबसे बड़े हथियार हैं। यहाँ कवि ये बताना चाहता है कि हमारे पास चाहे कितने ही परमाणु शक्ति क्यों ना हो, ठीक है, कितने ही बड़े अस्त्र शस्त्र क्यों ना हो, अगर हमारे अंदर इच्छा शक्ति ही नहीं है लड़ने की, हमारे अंदर साहस ही नहीं है, तो वो जो हथियार है वो क्या है भाई, बेकार है। क्योंकि जब हमारे अंदर उसको चलाने का साहस ही नहीं है तो फिर वो किस काम के। आगे चलते हैं। व्याख्या यहाँ लिखी हुई है कि कवि स्पष्ट करते हैं कि देश सेवा या समाज कल्याण के लिए हमेशा भौतिक हथियारों की आवश्यकता नहीं होती। अड़िंग, आत्मबल और संकल्प से ही क्या होता है, हमारी सबसे बड़ी शक्ति होती है। अगला है अगला प्रश्न है, उस पर है नहीं पसीजा जो क्या है, वह भू का भार नहीं। इस पंक्ति में पसीजना का क्या अर्थ है। पसीना आना, द्रवित या भावुक होना, पानी पीना, गुस्सा होना। तो बताइए, उस पर है नहीं पसीजा जो क्या है, वह भू का भार नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा द्रवित या भावुक होना। इसकी व्याख्या देखते हैं हम। यहाँ पसीजने का अर्थ देश की परिस्थितियों, संस्कृति या पुकार को सुनकर मन में करुणा, गौरव या भावुकता पैदा होने से है। जो देश के लिए भावुक नहीं होता वह धरती पर क्या है भाई, बोझ है। यहाँ कवि ये कहना चाहता है कि देश में अगर बुरी परिस्थितियाँ हैं, ठीक है, कोई
जो व्यक्ति है कष्ट में है उसको देखकर जो व्यक्ति है वो भावुक नहीं होता, तो वो क्या है भाई, धरती पर बोझ है। यहाँ पर सींचने से अर्थ देश की परिस्थिति, संस्कृति और पुकार को सुनकर मन में करुणा, गौरव और भावुकता क्या है भाई, पैदा करना है कि देश में किस प्रकार के हालात हैं वो चल रहे हैं। आगे, कवि के अनुसार जो व्यक्ति देश के प्रति संवेदनशील नहीं है वह किसके समान है? तो बताइए कि कवि के अनुसार जो व्यक्ति देश के प्रति संवेदनशील नहीं है वो किसके समान है? आकाश के समान, भू यानी कि धरती के भार के समान, समुद्र के समान और पशु के समान। यहाँ आपको पाठ के आधार पर आंसर करना है कि जो व्यक्ति है वो जिसके अंदर संवेदना है वो नहीं है, संवेदनशील नहीं है, वो किसके समान है? तो वो किसके समान है भाई, भू यानी कि धरती के भार के समान। इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं अभी। एक एक लाइन से जितने प्रश्न बन सकते थे ना, मैं वो आपके लिए बनाकर लेकर आई हूँ और पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ कि यहाँ से प्रश्न है वो सीधे सीधे आपसे घुमा के पूछ सकता है। ठीक है। कविता के अनुसार जो मनुष्य अपनी मातृभूमि के प्रति उदासीन रहता है, क्या बता रहे हैं कवि ये कह रहे हैं कि मनुष्य अपनी मातृभूमि के प्रति जो उदासीन रहता है उसका अस्तित्व पृथ्वी पर एक अनावश्यक बोझ या फिर भार की तरह है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि जो कवि है वो किस मनुष्य को धरती पर भार बताते हैं, तो वो उसको धरती पर भार बताते हैं जो मातृभूमि के प्रति उदासीन रहता है। तो आपको दोनों तरीके से इस चीज़ को पढ़ना है। ये व्याख्या मैंने ऐसे ही इसलिए ही नहीं रखी है, इससे इम्पोर्टेंट बन सकते हैं इसलिए मैंने इन व्याख्या को रखा है। वह पहुँच सकेगा पार नहीं, यहाँ पार पहुँचने से कवि का क्या आशय है? नदी पार करना, जीवन में सफलता या लक्ष्य प्राप्त करना, विदेश चले जाना या पहाड़ पर चढ़ना। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो पार पहुँचने से कवि का क्या आशय है भाई, जीवन में सफलता या लक्ष्य की प्राप्ति करना। वह पहुँच सकेगा पार नहीं। यहाँ पार का अर्थ है कि वो जीवन रूपी सागर की बाधाओं को पार कर अपने राष्ट्र और स्वयं के लिए सफलता प्राप्त करना। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, निसंशय है जान एक दिन जानने को, पंक्ति में कवि किस अटल सत्य की बात कर रहे हैं? निसंशय है क्या भाई, जान एक दिन जानने को, यानी कि एक दिन क्या है भाई, सबको मरना है। ठीक है, तो इसमें पंक्ति में कवि किस अटल सत्य की बात कर रहा है? सत्य बोलने की, देश छोड़ने की, मृत्यु की या फिर सोने की? तो बताइए किसकी बात कर रहा है? तो कवि यहाँ किसकी बात कर रहा है भाई? कवि यहाँ बात कर रहा है मृत्यु की। ठीक है, कवि कहते हैं कि मृत्यु, ठीक है, जान को एक दिन जाना है, यानी कि मरना तो एक दिन सबने है। ठीक है, तो कोशिश ये की जाए कि अच्छा काम किया जाए। ठीक है, जब मरे तो अच्छे काम के लिए ही हमको याद किया जाए। तो एक दिन निश्चित है, इसलिए वो कहता है, कवि कहता है कि मृत्यु यानी कि मरना तो एक दिन निश्चित है, इसलिए जीवन को डर के में बिताने की बजाय देश के काम आकर सार्थक बनाना चाहिए। यानी कि ऐसे काम करने चाहिए जो देश हित के लिए हों, लोक हित के लिए हो, देश सेवा के लिए हों। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए जी आगे चलते हैं। तो उस कविता का जो प्रथम भाग था उससे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो मैंने रख दिए हैं। अब भाग 2 से, ठीक है, प्रकृति और संदर्भ पर आधारित जितने भी प्रश्न बनते हैं वो मैंने यहाँ पर रखे हैं। तो चलिए चलते हैं, पढ़ते हैं। पुस्तक और अध्याय के संदर्भ में मल्हार शब्द मुख्य रूप से किसका प्रतीक है? थोड़े से ये टाइपिंग एरर है जी, ठीक है, ये मैं वो करेक्शन करवा के ग्रुप में ठीक तरीके से इसको सेंड कर दूंगी, क्योंकि जब टाइपिंग करते हैं तो कभी कभी कुछ मिस्टेक रह जाती है और फिर ये काम सारा मैं ही करने वाली हूँ तो थोड़ा हो जाता है ऊपर नीचे कभी कभी। तो पुस्तक और अध्याय के संदर्भ में मल्हार शब्द मुख्य रूप से किसका प्रतीक है? एक कड़वी भाषा का, वर्षा ऋतु, उसके उल्लास और प्रकृति में आए नए जीवन का, सूखे और अकाल का, सर्दी के मौसम का। तो क्या होगा भाई इसका आंसर? तो क्या होगा, ये आपको याद रखना है कि मल्हार शब्द मुख्य रूप से किसका प्रतीक है? वर्षा ऋतु, उसके उल्लास और प्रकृति में आए नव जीवन का। अब ये क्लास 6, 7
8, तीनों में मल्हार पुस्तक है। तो ये किसी भी क्लास में ये क्वेश्चन है वो पूछ सकता है कि मल्हार है उसका जो शब्द है, मल्हार शब्द मुख्य रूप से किसका प्रतीक है। तो आपको ये याद रखना है कि वर्षा ऋतु, उसके उल्लास और प्रकृति में आए नव जीवन का, ठीक है, नए जीवन का। मल्हार भारतीय संगीत का एक राग है जो वर्षा ऋतु में गाया जाता है। अध्याय में यह देश में नई ऊर्जा, हरियाली और उल्लास के संचार को दर्शाता है। आगे चलते हैं। मल्हार वर्षा की फुहारों के आने पर प्रकृति में क्या परिवर्तन होता है? चारों ओर सूखा पड़ जाता है, पेड़ पौधे सूख जाते हैं, चारों ओर हरियाली, नूतनता और आनंद का वातावरण छा जाता है, बर्फ गिरने लगती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर हो जाएगा चारों ओर हरियाली, नूतनता और आनंद का वातावरण है वो क्या है भाई? छा जाता है। मल्हार के आगमन से धरती, वनस्पति, नभ सब खिल उठते हैं और प्रकृति नए गौरव और जीवन से सज जाती है। आगे चलते हैं। मिटे हर भय हर विकार में विकार शब्द से क्या तात्पर्य है? तो बताइए विकार शब्द से क्या तात्पर्य है? परिवर्तन, मन की बुराई या दोष, बीमारी या फिर धन दौलत। तो बताइए विकार का क्या अर्थ हो जाएगा? तो विकार का अर्थ हो जाएगा भाई क्या? मन की बुराई या फिर दोष। विकार का अर्थ है मन की संकीर्णता, यानी कि मन की संकीर्णता यानी कि मन के अंदर आने वाले छोटे छोटे विचार, ऐसे समझ लो, ठीक है। जिसका मन छोटा होता है, कहते नहीं है उसका मन छोटा है ना, नीयत छोटी है। तो संकीर्ण का मतलब ही छोटा होता है ना। छोटी विचारधारा, स्वार्थ, भेदभाव, डर जैसी आंतरिक बुराइयों से है, जिसमें देश प्रेम की ज्वाला से मिटाया जा सकता है। जिन्हें किससे मिटाया जा सकता है? देश प्रेम की ज्वाला से। देश प्रेम की ज्वाला के आगे पंक्ति में ज्वाला किसका प्रतीक है? वास्तविक आग का, तीव्र और उत्कृष्ट, देश प्रेम की भावना का, गुस्से का या फिर विनाश का। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा तीव्र और उत्कृष्ट क्या भाई? देश प्रेम की भावना का। ज्वाला यहाँ देश के प्रति आगाध क्या है भाई? निष्ठा और गहरी देशभक्ति की उस भावना का प्रतीक है जो अज्ञान, उदासीनता के अंधकार को नष्ट कर देती है। अगला प्रश्न है, मलिकर गड़े नया सवेरा। पंक्ति में नया सवेरा किसका सूचक है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो नया सवेरा किसका सूचक है? सुबह जल्दी उठने का, एक उन्नत, प्रगतिशील और एकता के भरे उज्जवल भविष्य का, सूरज उगने का और नए साल का। तो नया सवेरा किसका प्रतीक है भाई? इसको थोड़ा है ना और भी हार्ड बना सकता है, हो सकता है वो इन ऑप्शन को चेंज कर दे, यहाँ पे कुछ और थोड़े हार्ड ऑप्शन रख दे। तो आपने को आंसर याद रखना है कि एक उन्नत, नया सवेरा मतलब एक उन्नत, प्रगतिशील और एकता से भरे उज्जवल भविष्य का। ये इसका आंसर होगा कि कवि सभी देशवासियों को मिलकर एक ऐसे समाज और राष्ट्र के निर्माण की प्रेरणा दे रहे हैं जो अंधकार, बुराइयों से मुक्त और खुशहाल हो। तो यहाँ हमारे भाग 2 से जितने क्वेश्चन बनते थे वो सारे कंप्लीट होते हैं। अब कविता का भाग 3 जाओ, व्याकरण, भाषा और काव्य सौंदर्य पर आधारित प्रश्न बनते हैं, वो हम क्या करते हैं भाई? वो हम पढ़ लेते हैं। ये हमारे भाग 3 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अब आपके सामने हैं। पहला प्रश्न है, वह हृदय नहीं है पत्थर है। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार मुख्य रूप से दिखाई देता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आपको यूँ पता है कि हमेशा हर बार अलंकार से क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, तो सीधा सीधा वो पहले चैप्टर से उठा के पूछ सकता है। तो वह हृदय नहीं है पत्थर है, तो यहाँ पर क्या बताना है? अलंकार बताना है। तो बताइए इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें कौन सा होगा? अनुप्रास अलंकार कब होता है? अनुप्रास अलंकार कब होता है? जब एक ही वर्ण की आवृत्ति क्या होती है भाई? बार बार होती है, ठीक है। जैसे मान लो चारू चंद्र की चंचल किरणें, ठीक है, चंचल किरणें, ठीक है। तो च की आवृत्ति यानी कि एक की च, फिर ये च, फिर ये च, यानी कि एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो वह हृदय नहीं है पत्थर है, इसमें कौन सा होगा? हृदय की तुलना किसके से कर दी? हृदय को किसके रूप में बता दिया? पत्थर के रूप में। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार, ठीक है। यहाँ संवेदनशील न होने वाले हृदय पर सीधे पत्थर का आरोप किया गया है, इसलिए उसमें रूपक अलंकार की छटा है। अगला है, स्वदेश शब्द में संधि विच्छेद क्या होगा? स्वदेश शब्द का सही संधि विच्छेद? तो सव प्लस देश,
सु प्लस देश, शब्द प्लस ईश, या फिर से प्लस विदेश। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सब प्लस देश यानी कि कै। सब का अर्थ याद रखना है, वो सिर्फ सब का अर्थ भी पूछ सकता है। सब का अर्थ होता है अपना वतन यानी कि देश। ठीक है, मिलकर जो दीर्घ नियमों या सामान्य संयोग से क्या बनता है, स्वदेश बनता है, जिसका अर्थ है अपना देश। तो स्वदेश का याद रखना है क्या, अपना देश। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे भी पूछ सकता है कि शब्देश जो शब्द है उसका क्या अर्थ है। अगला है स्वदेश का विलोम क्या होगा। तो बताइए इसका जो विलोम है वो क्या होगा। अपना देश, परदेश यानी कि विदेश, गृह देश, या फिर देशांतर। तो स्वदेश का क्या होगा, स्वदेश मतलब अपना देश, परदेश मतलब विदेश, है ना। स्वदेश का अर्थ अपना देश होता है और इसका विपरीत यानी कि विलोम है वो क्या होगा, परदेश। कविता में आए शब्द भू का सही पर्यायवाची युग्म कौन सा होगा। भू का पर्यायवाची युग्म बताना है। तो नभ और गगन, जल और नीर, धरती और पृथ्वी, पवन और वायु। तो क्या हो जाएगा भाई इसका आंसर, भू का हो जाएगा पृथ्वी और धरती। ये किसका हो जाएगा, ये आकाश का, या फिर यूँ कह लो कि आसमान का। नभ और गगन ये किसका हो जाएगा, पानी जल नीर, है ना। उसके बाद ये जो है भू का बता दिया, पृथ्वी और धरती, और ये पवन वायु किसका है भाई, हवा का, है ना। आगे चलते हैं। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और देखो, भू का अर्थ जमीन या मिट्टी होता है, जिनके अन्य पर्यायवाची पृथ्वी, वसुंधरा, धरती और भूमि है। आपको याद रखने हैं। संसार संघ में प्रयुक्त संसार शब्द कौन सी संज्ञा है। तो संसार में कौन सी है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, या फिर द्रव्यवाचक है। तो कौन सी संज्ञा हो जाएगी भाई इसमें हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा। संसार शब्द पूरी दुनिया यानी कि संपूर्ण विश्व की श्रेणी का बोध कराता है, अतः इसमें कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, जो किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बताती है। ठीक है, उसके बाद भाववाचक, जिसमें हमें क्या पता चलता है, जो संज्ञा शब्द हमें किसी के गुण, दोष, दशा, अवस्था का बोध कराते हैं। और द्रव्यवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द हमें क्या करते हैं, द्रव्य या तरल पदार्थों की का बोध कराते हैं। आगे चलते हैं। गौरव शब्द का विलोम शब्द क्या है। गौरव सम्मान, लाघव, सौरव या गरिमा। गौरव का विलोम क्या होगा। तो क्या होगा भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो गौरव का विलोम होगा लाघव। गौरव का मतलब होता है बड़प्पन या मान का प्रामाणिक। ठीक है, और इसका जो विलोम होगा प्रामाणिक शब्द यानी कि विलोम शब्द यानी कि छोटा यानी कि लाघव। आगे, निशंसय शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है। निस, निस, नी और फिर निशस्त। निस निस में एक में हलंत है, एक में नहीं है। तो आपको यहाँ ध्यान देना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जिसमें हलंत लगा हुआ है। ठीक है, निस संशय यानी कि निस प्लस संशय में के मेल से क्या बनता है, निसंशय शब्द बनता है। इसमें निस संस्कृत का क्या है भाई, उपसर्ग है। यहाँ हमें ये भी ध्यान रखना है कि किसका उपसर्ग है, संस्कृत का। अब यहाँ हमारे भाग 3 से पोर्शन पूरे होते हैं। अब आ जाते हैं हम भाग 4 पर, जिसमें उच्च स्तरीय वैचारिक और पूरक जो पाठ पर आधारित है वो प्रश्न बनते हैं। तो पाठ के झरोखे से खंड में सोहनलाल द्विवेदी को कौन सी पूरक कविता दी गई है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। पाठ के झरोखे से खंड में सोहनलाल द्विवेदी को की कौन सी पूरक कविता दी गई है। तो कौन सी, स्वतंत्रता गीत, खादी गीत, किसान गीत, या फिर विजय गान। तो कौन सी दी गई है भाई, तो ये दी गई है खादी के गीत, जिसमें आत्मनिर्भरता स्वदेश का जो प्रेम है, स्वदेशी होना, उसको दर्शाता है, जो आत्मनिर्भरता और स्वदेशी को दर्शाता है। खादी गीत कविता के अनुसार खादी का धागा किसका प्रतीक है। केवल एक साधारण कपड़े का, स्वाभिमान, स्वतंत्रता संग्राम और स्वदेशी भावना का, आधुनिक फैशन का, कड़ाके की ठंड का। तो खादी किसका प्रतीक है, खादी प्रतीक है स्वाभिमान, स्वतंत्रता संग्राम और स्वदेशी
भावना का। तो इसका आंसर हो जाएगा ख। खादी केवल एक वस्त्र नहीं है बल्कि हमारे देश के कारीगरों की मेहनत, आत्मनिर्भरता और आज़ादी की लड़ाई का एक क्या है भाई, बड़ा प्रतीक है। अब अगला प्रश्न है, हम सब एक हैं, भारत एक है, हमारी यही हमारा क्या है, अटल विचार है। यह पंक्ति क्या दर्शाती है? यहाँ क्या कह दिया कि हम सब एक हैं, भारत एक है, यही हमारा अटल विचार है। यह पंक्ति क्या दर्शाती है? भाषाई मतभेद, भौगोलिक विभाजन, राष्ट्रीय एकता और अखंडता और आर्थिक विषमता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय एकता और अखंडता। यह पंक्ति भारत की विविधता में एकता और सभी नागरिकों के एक सूत्र में बंधे होने के दृढ़ संकल्प को प्रकट करती है। अगला है, सच्चे देश प्रेम का प्रमाण कविता और उसके अभ्यास के अनुसार क्या है? यानी कि जो सच्चा देश प्रेम है उसका प्रमाण है वो क्या है? तो केवल युद्ध लड़ना, देश के संसाधनों, नागरिकों का सम्मान करना, दैनिक जीवन में जो कर्तव्य है उनको निभाना, सिर्फ भाषण देना, विदेश में जाकर बसना। हाँ तो भाइयों बहनों बताओ क्या होगा? सिर्फ भाषण देना? भाइयों बहनों इसका आंसर हो जाएगा देश के संसाधनों, नागरिकों का सम्मान करना और दैनिक जीवन में कर्तव्य को निभाना। अब सच्चा देश प्रेम करने वाला व्यक्ति वही है जो क्या करे, देश के हित के लिए कार्य करे, ना केवल भाषण दे, देश से प्रेम करे, देश के संसाधनों को सुरक्षित करे, ना कि उसका जो है प्राइवेटाइजेशन करे, निजीकरण करे। ठीक है। दूसरी बात, नागरिकों का सम्मान करे, नागरिक जब अपनी कोई मांग रख रहे हैं तो नागरिकों की बातों को सुने। ठीक है, वही सच्चा व्यक्ति है, वही देश से प्रेम करने वाला और वही हमारे देश में कुछ अच्छा करने वाला व्यक्ति साबित हो सकता है। अगला है, दैनिक जीवन में कर्तव्य को निभाना, यानी कि जिस पद पर वो बैठा हुआ है वो अपने कर्तव्य को पूरी तरीके से और पूरी ईमानदारी के साथ निभाए, ना तो सिर्फ क्या करे, वही भाषण दे। आगे चलते हैं। देश प्रेम केवल सीमाओं पर जाने तक सीमित नहीं है बल्कि समाज की मदद करना, नियमों का पालन करना और आपसी भाईचारा रखना भी क्या है भाई, देश प्रेम है। सृष्टि करे जय जयकार पंक्ति का अर्थ क्या है? पूरी दुनिया हमारे देश के ज्ञान, संस्कृति और आदर्शों का सम्मान करे, जोर से नारे लगाना, पूजा पाठ करना, वनों को काटना। तो सृष्टि करे जय जयकार, तो इसका क्या होगा? पंक्ति का अर्थ है पूरी दुनिया हमारे देश के ज्ञान, संस्कृति और आदर्शों का क्या करे? सम्मान करे। जब हम मिलकर प्रगति करेंगे और सही मार्ग पर चलेंगे तो संपूर्ण संसार यानी कि जो सृष्टि है वो भारत देश के गौरव की सराहना करेगी। फिलहाल तो देश के हालात आप देख ही रहे हो। कविता में प्रयुक्त शब्द ऋण, माटी का ऋण का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है भाई? बैंक का लोन, कर्ज या उपकार, मिट्टी की कमी, धन का दान। तो क्या हो जाएगा भाई? इसका अर्थ हो जाएगा कर्ज या उपकार। माटी का ऋण से तात्पर्य है कि उस मातृभूमि के उपकारों से है जिसने हमें अन्न, जल, आश्रय, ठीक है, और जीवन की अमूल्य विरासत दी है। यहाँ ये मैं इसको सही करवा के और लिखवा दूंगी। आगे चलते हैं। स्वदेश कविता की मुख्य भाषा शैली कैसी है? तो यहाँ मुख्य भाषा शैली कठिन और दोहरू, ठीक है, दुरूह मतलब कि उसमें क्या है भाई, लगातार दोहराव हुआ है, भाव प्रधान, ओजपूर्ण और सरल खड़ी बोली, केवल भोजपुरी, अंग्रेजी मिश्रित। तो बताइए क्या हो जाएगा? तो क्या है भाई? भाव प्रधान, इसमें भावनाएं हैं, ओजपूर्ण उत्साह जगाने वाली है, ओज जगाने वाली है, और सरल खड़ी बोली। ठीक है जी। तो आगे चलते हैं। इस कविता की भाषा क्या है भाई? अत्यंत सरल, ओज पैदा करने वाली और जनसाधारण को आसानी से समझ आने वाली खड़ी बोली हिंदी है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, ये याद रखना, खड़ी बोली हिंदी है। इस पूरी कविता का मुख्य उद्देश्य है
या केंद्रीय संदेश क्या है? केवल प्रकृति का वर्णन करना, विद्यार्थियों के भीतर देश प्रेम, साहस, एकता और नागरिक जो कर्तव्य की भावना उसको जगाना, हथियारों के निर्माण को बढ़ावा देना, पुरानी कथाएं हैं उनको सुनाना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? विद्यार्थियों के भीतर देश प्रेम, साहस, एकता और नागरिक कर्तव्यों की भावना है उसको क्या करना भाई? जगाना। कविता का मुख्य उद्देश्य है बच्चों में अपनी मातृभूमि के प्रति सम्मान, गौरव और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय योगदान देने की प्रेरणा को भरना। इस कविता का क्या है भाई? मुख्य उद्देश्य है। यहाँ हमारा जो पहला चैप्टर है उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रत्येक लाइन से बनते थे मैंने वो पूरे करवा दिए हैं। इससे बाहर आपसे कुछ नहीं पूछने वाला है। आगे चलते हैं। मैंने कोशिश यही की है कि कोई भी क्वेश्चन है वो हमारे से जो है वो छूटे नहीं। अब हम हमारी सेकंड PDF की तरफ चलते हैं और मैं उसको डाउनलोड कर लेती हूँ। तो चलिए चलते हैं हम। और मैं ये जो PDF है मेरे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ लेना, रिवीजन कर लेना। अगला पार्ट है हमारा दो गौरैया। मैं इसको एक बार PDF को सेट कर लेती हूँ। तो चलिए चलते हैं। अब जो हमारा अगला पार्ट है पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 2 का जो नाम है वो है दो गौरैया, ठीक है। तो इसके जो लेखक हैं वो याद रखने हैं भीष्म साहनी। अब इसको नाम कैसे याद रखोगे? जैसे मैंने आपको पहले नाम याद करवाया है स्वदेश, स्वयं के देश, यहाँ पे क्या है? गया है, तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। वैसे ही हम इस पाठ के लेखक के नाम को इस प्रकार से याद कर लेते हैं ट्रिक से कि दो गौरैया। तो इस पाठ का थोड़ा सा सार बता के चलती हूँ ताकि आपको ये जो पाठ है वो याद रहे। दो गौरैया जो पाठ है इसमें एक जो परिवार है, घर में 3 व्यक्ति होते हैं। एक जो बच्ची है उसके पापा हैं, उसकी मम्मी है, जो उसके पिताजी हैं, उनके घर में एक चिड़िया है, यानी कि जो गौरैया है वो क्या कर लेती है? घोंसला बना लेती है। और घोंसला बनाने के कारण वो सारे दिन ची करती रहती है और उनके जो पिता हैं उनसे उनकी आवाज़ है वो सही नहीं जाती। और वो घोंसले को तोड़ने का क्या कर, पहले उस चिड़िया को भगाने के लिए वो जो सारे रोशनदान वगैरह हैं, खिड़की वगैरह है, सब बंद कर देते हैं। लेकिन फिर भी वो चिड़िया है वो कहीं ना कहीं से नीचे से, इधर से उधर से, कहीं से भी आ जाती है। जब वो देखते हैं कि चिड़िया कहीं से भी आ जाती है तो वो क्या करते हैं? अंत में उस घोंसले को तोड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब वो उस घोंसले को तोड़ने के लिए ऊपर चढ़ते हैं तो वो ये देखते हैं कि उस घोंसले में जो अंडे थे उनमें से बच्चे निकल आए हैं। और वो फिर क्या करते हैं? उसको नहीं तोड़ते और चिड़िया वो वापस आ जाती है। तो यही, और फिर वो जो वातावरण है वो वातावरण उस समय का दर्शाया गया है कि किस प्रकार का वातावरण रहता है। तो यही दिखाने का जो प्रयास है इस चैप्टर में किया गया है। जो हम जब इस पार्ट को मैंने पढ़ाऊँगी तो मैं आपको पूरा डिटेल के साथ मैं आपको बता दूँगी इस पार्ट के विषय में। तो चलिए अब इसको ऐसे रिलेट कर लेना कि पिता से आवाज़ है वो सही नहीं जाती, तो इनका नाम भी क्या है? साहनी, ठीक है। तो ऐसे याद कर लेना कि भीष्म साहनी यानी कि दो गौरैया, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। पहला प्रश्न है, मैंने यहाँ पे सीधे डायरेक्ट प्रश्न बना के रख दिए हैं। पहला है, घर में कुल कितने व्यक्ति रहते हैं? ये पाठ है जो उसमें घर में कुल कितने व्यक्ति रहते हैं? तो घर में 3 व्यक्ति रहते हैं। आंगन में कौन सा पेड़ था? तो यहाँ ध्यान रखना है, आंगन में आम का पेड़ था, याद रखना है। घर में रात भर कौन उत्पात मचाते हैं? तो कौन मचाते हैं? रात भर चूहे उत्पात मचाते हैं। पिताजी घर को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? पिताजी घर को सराय कहते हैं। मैंने आपको बताया ना उसमें 3 मेंबर थे, तो उसमें पिताजी हैं वो घर को क्या कहते हैं कि ये जो मेरा घर है वो घर नहीं है बल्कि क्या है भाई? सराय है। घर में कभी कभी कौन झांकने आती है? तो कभी कभी कौन झांकने आती है? बिल्ली। तो याद रखना, चूहे उत्पात मचाते हैं, बिल्ली झांकने आती है, एक आम का पेड़ है, ठीक है। और वो अपने घर को क्या कहते हैं? सराय कहते हैं। आगे चलते हैं। घर में दिन भर कौन गुटरगू की आवाज़ करता है? घर में कौन कबूतर क्या करते हैं? सारे दिन गुटरगू की आवाज़ करते हैं। दो गौरैया घर के अंदर क्यों आई? वे घर का निरीक्षण करने आई थी। क्यों आई थी भाई? उन्होंने देखा कि दो गौरैया हैं, वो अंदर आई थी, तो वो क्या करने आई थी? स्टार्टिंग में घर का निरीक्षण करने आई थी कि जो ये घर है उनका घोंसला बनाने लायक है भी कि नहीं, ठीक है। गौरैया जो हैं उन्होंने अपना घोंसला कहाँ बनाया था? तो उन्होंने पंखे के जो गोले हैं उनमें क्या बनाया था? घोंसला बनाया था। पंखे के गोले में घोंसला बनाया था। होता है ना वो गोल गोल से लगे होते हैं पंखे के ऊपर, तो उसमें अपना क्या बनाया था? घोंसला बनाया था। माँ ने पिताजी से व्यंग में क्या कहा था? अब जब वो क्या कह रहे थे,
माँ ने कहा कि चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को निकालेंगे। ठीक है, और वो एक बात और भी कहती है कि अगर इस घोंसले को तोड़ना था ना तो पहले ही तोड़ते, अब क्या इसको तोड़ रहे हो। ठीक है, अब तोड़ कर क्या तुम्हारे को मिल जाएगा इसको तोड़ के। पिताजी ने गौरैया को भगाने के लिए क्या किया, तो पिताजी ने गौरैया को भगाने के लिए क्या किया था, ताली बजाई और शहशू कहकर उन्हें भगाने की कोशिश की। तो याद रखना क्या किया था, शहशू कहकर उन्हें भगाने की कोशिश की थी और ताली बजाई थी। आगे चलते हैं। अरे ये ऐसे ही बनेंगे प्रश्न सीधे सीधे जो बनते थे ना, मैंने एक एक उठा के रख दिए। पिताजी गौरैया को भगाने के लिए क्या लेकर आए थे, पिताजी क्या लेकर आए थे, लाठी लेकर आए थे। गौरैया लाठी से डरकर कहाँ जाकर बैठ गई थी, पर्दे के डंडे पर जाकर बैठ गई थी। माँ ने पिताजी को क्या सलाह दी कि एक दरवाज़ा खुला छोड़कर बाकी बंद कर दो, कि एक दरवाज़ा है उसको खुला छोड़ दो और बाकी क्या कर दो, बंद कर दो, ताकि जो चिड़िया है वो बाहर जा सके। पिताजी ने बच्चे से क्या करने को कहा, क्या करने को कहा, पिताजी ने क्या कहा, दोनों दरवाजे हैं उनको बंद करने को कहा। जो उसमें पार्ट में बच्चा है, ठीक है, उससे क्या कहा गया कि वो क्या कर दे भाई, दोनों दरवाजे बंद कर दे। गौरैया फिर से घोंसले में कैसे पहुंची, वे दरवाजे के नीचे की जगह से अंदर आ गई। चिड़िया बड़ी तेज है भाई, हैं, दरवाजे के नीचे से क्या हो गई भाई, अंदर आ गई। अगला प्रश्न, पिताजी ने दरवाज़ों के नीचे क्या ठूस दिया, तो उन्होंने क्या ठूस दिया भाई, उन्होंने कपड़े ठूस दिए और नीचे से आने की जगह भी क्या कर दी, बंद कर दी। गौरैया इस बार कमरे में कहाँ से अंदर आई, तो वो कहाँ से अंदर आ गई, जब दरवाजे के नीचे से बंद कर दिया तो रोशनदान के टूटे शीशे से अंदर आ गई। माँ ने गंभीर होकर क्या कहा, माँ ने कहा कि अब चिड़ियों ने अंडे दे दिए होंगे, उन्हें मत निकालो, कि भाई वो जो चिड़िया हैं उन्होंने अंडे दे दिए होंगे तो पाप मत करो, उनके जो अंडे हैं उनको सह लेने दो, ठीक है, और उनको मत निकालो। रात में सोने से पहले बच्चे ने क्या देखा, सोने से पहले बच्चे ने क्या देखा भाई, तो उसने देखा जो चिड़िया है वो आंगन में नहीं थी। उन्होंने ये देखा कि जो चिड़िया है वो आंगन में अब नहीं थी। अगले दिन गौरैया कहाँ बैठी थी, तो अगले दिन वे फिर कमरे में बैठी गा रही थी। अगला, पिताजी ने घोंसला तोड़ने के लिए क्या लाए, पिताजी हैं वो घोंसला तोड़ने के लिए क्या लेकर आए, तो एक स्टूल लेकर आए। स्टूल पर चढ़कर क्या करने लगे, लाठी से उस घोंसले को तोड़ने लगे। माँ ने 2 तिनके गिरने पर क्या कहा, माँ ने कहा कि अब बाकी 2000 भी निकल जाएंगे। क्या कहा, जब 2 तिनके गिरे, ठीक है, 2 तिनके गिरने पर क्या कहा, माँ ने कहा कि अब बाकी 2000 भी निकल जाएंगे। वो व्यंग कर रही थी कि अब तुमने 2 तिनके गिरा दिए, अब क्या है, बाकी 2000 भी निकल जाएंगे। उस समय गौरैया कहाँ बैठी थी, वे आंगन की दीवार पर चुपचाप बैठी थी। जब पिताजी उसका घोंसला तोड़ रहे थे ना, तो वो बड़े ही चुपचाप बैठ के अपना ये देख रही थी कि मेरा घोंसला है वो किस प्रकार तोड़ा जा रहा है, तो वो चुपचाप बैठकर देख रही थी। गौरैया की स्थिति कैसी लग रही थी, वो क्या एकदम दुबली और उदास लग रही थी। ठीक है, बेचारी, उसका जो घोंसला तोड़ा जा रहा था उसने इतनी मेहनत से बनाया, वो क्या लग रही थी, दुबली और उदास लग रही थी। घोंसले में अचानक कैसी आवाज़ आई, घोंसले से अचानक कैसी आवाज़ आई भाई, चींची की, क्योंकि अब उसमें क्या थे, बच्चे निकल आए थे और वो क्या कर रहे थे, छोटे छोटे चींची कर रहे थे। पिताजी के हाथ क्यों रुक गए, नन्ही गौरैया की आवाज़ सुनकर उनके हाथ है वो रुक गए। नन्ही गौरैया यानी कि छोटे छोटे बच्चे थे जो, उनकी आवाज़ सुनकर उनके हाथ रुक गए। नन्ही गौरैया कहाँ से झाँक रही थी, वे पंखे के गोले के ऊपर से झाँक रही थी, यानी कि वो देख रही थी कि उनकी जो माँ है वो कहाँ है, ठीक है, पंखे के गोले से झाँक रही थी। माँ ने क्या किया, माँ ने सभी दरवाजे खोल दिए। अब माँ ने क्या किया, सभी दरवाजे खोल दिए। अंत में पिताजी क्या करने लगे, अंत में पिताजी मुस्कुराने लगे। ठीक है, और इसके जो लेखक है वो कौन है भाई, भीष्म साहनी। और यहाँ हमारे जो 2 चैप्टर हैं, पार्ट 2, 1 और 2 के जितने भी इम्पोर्टेंट MCQ बनते थे वो मैंने आपको पूरे करवा दिए हैं। तो सभी को धन्यवाद।
ठीक है। और मैं आगे के जितने भी चैप्टर बचते हैं हमारे, सबके जो MCQ है वो मैं आपको करवा दूँगी इसी प्रकार क्लास में। तो आप ये जो PDF है ये टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना, और वहाँ से अपनी जो तैयारी है उसके लिए, इसका रिवीजन करने के लिए इसको वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ लेना। मैंने इसके साथ साथ जो आपको पेपर हैं वो सोल्व करवा रखे हैं, ठीक है। पीछे के एचटेट के जितने भी पेपर हैं मैं आपको सोल्व करवा रही हूँ, तो वो आप वो क्लासें भी जाकर देख सकते हैं, क्योंकि वो जो क्लास हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वहाँ से सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको जो देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक ज़रूर करना, और क्लास देखने के बाद अंत में राधे राधे ज़रूर लिखना। सभी को राधे राधे, धन्यवाद।